व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। 2021 में ज़िमनी इंतखाबात जो है उसने पाकिस्तान के इलेक्शंस का कटा छटा खोल के सामने रख दिया, एक्सपोज कर दिया। ये नज़र आ रहा है हुकूमत में जो कोई भी हो धांधली, और उससे पहले उनका नैरेटिव जो कोई भी हो, जब वो ऑपोजिशन में हो तो वो धांधली के खिलाफ जिहाद अलम बुलंद करें, या वो अपनी पूरी पार्टी का नैरेटिव धांधली के ऊपर लेके 122 दिन का धरना दें। लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनकी नाक के नीचे धांधली भी हो सकती है, धुंध भी पड़ सकती है पोलिंग बूथ्स के ऊपर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा भी हो सकते हैं, गायब भी हो सकते हैं, 20-20 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ के रिजल्ट्स जो हैं उनमें रद्दबदल भी हो सकता है। ये सब कुछ हो सकता है। और ये उसकी एक्सीलेंट मिसाल डस्का का जो इलेक्शन है वो है, जिसके अंदर आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आरओ को लेकर डस्का के समाअत की। और मैं आपको ज़रा समाअत का अहवाल सुनाता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में एक छोटे लेवल पे जो इलेक्शन हो रहा है उसकी ये पोजीशन है। फायरिंगें हुई, कत्ल हुए, स्लो पोलिंग का इल्ज़ाम, प्रिजाइडिंग अफसर की गुमशुदगी का ऐलान का परसेप्शन, गुमशुदगी, कंट्रोवर्सीज, धांधली, ये सब एक छोटे से इलेक्शन में हुआ है। तो जब ये बड़े लेवल पे इलेक्शन होगा तो इस मुल्क में क्या होगा, कितना कत्ल खून होगा खुदा ना खास्ता, कितनी खून रेजी होगी खुदा ना खास्ता, कितने घपले होंगे खुदा ना खास्ता। ये सब कुछ जो है आपको आगे नज़र आ रहा है कि हमने सीखा कुछ नहीं, ना 1970 के इलेक्शन से मुल्क टूट गया जिसके अंदर, ना 88, 90, 96, आगे 2008, 2013, 2018 कुछ नहीं सीखा पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने। आज जो समाअत हुई, इलेक्शन कमिश्नर साहब बड़े खफा थे और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाया। उन्होंने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने कहा, पहले तो वो सुन लीजिए, कि 20 मुश्तबा पोलिंग स्टेशन में से 4 क्लियर है, 337 पोलिंग स्टेशन का कोई रिजल्ट तब्दील नहीं हुआ। सुबह 3:37 तक 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज जमा हो चुके थे, 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिल रहे थे, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। ये सब एक्सेप्ट किया रिटर्निंग ऑफिसर ने, जो अपोजिशन का इल्ज़ाम है। एक प्रिजाइडिंग अफसर के अलावा किसी का फ़ोन नहीं मिल रहा था। तमाम 20 पोलिंग स्टेशन 30 से 40 किलोमीटर के अहाते में हैं। ये मुमकिन नहीं था कि प्रिजाइडिंग अफसर अकेला हो और पुलिस भी साथ थी। 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताख़ीर से व्हाट्सएप पर मिले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर कहा, अगर इलेक्शन ठीक हुआ तो नतीजा जारी होगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो रीपोल करा सकते हैं। जब आपसे रब्ता किया तो घबराए हुए थे, आपने कहा हमारी जान को खतरा है। क्या इंतज़ामिया ने आपसे ताबुन नहीं किया? ये इमरान खान साहब के दौर में पंजाब के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि आरओ को जब उन्होंने कॉल की तो वो घबराए हुए थे और वो कह रहे थे मेरी जान को खतरा है। और इसके बाद उन्होंने कहा, रिटर्निंग अफसर ने कहा जी आरओ ऑफिस में नारेबाजी हो रही थी, कारकुनान दीवार पर चढ़े हुए थे, मजमा बहुत ज़्यादा था इसलिए घबरा गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आरओ साहब आज के बयान से लगता है कि आप अपने पहले वाले बयान से हट रहे हैं, क्योंकि इस वाले बयान में आप ये नून लीग पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन पहले इन्होंने जो है घबराहट जो थी उसको इंडिकेट हुकूमत की तरफ मुबैना तौर पे किया था। क्या फायरिंग करते वक्त किसी को गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस तमाशा देख रही थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर माहौल बनाकर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया तो किस नतीजे पर पहुँचना होगा? ये पहला इलेक्शन है, वकील ने कहा, नशीन इफ्तिखार साहब की नून लीग की है, ये पहला इलेक्शन है जहाँ 20 रिटर्निंग अफसर गायब हो गए। रिटर्निंग अफसर ने जो रिपोर्ट जमा कराई है, पाकिस्तान के इलेक्शन के मुँह पर तमाचा है, तहरीक इंसाफ के लिए 22 शर्मिंदगी है, उनकी नाक के नीचे इलेक्शन हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि द रिप्लाइज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वर स्टीरियोटाइप दैट दे वर एबल टू कंप्लीट द काउंटिंग प्रोसेस बाय 10 to 10:30 PM and started back journey to the office of returning officer on the transport provided by the election commission and in escort of police, but due to fog they reached the office of returning officer at around 4:30 AM। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है, in view of the foregoing prima facie, it looks like the result has been tempered by the presiding officers, and in the interest of justice, it would be appropriate to hold the repoll in the above-mentioned polling stations. It is therefore proposed that matter with regard to conduct of repoll, etc. इमरान खान साहब ने भी कह दिया अपने उम्मीदवार को कि 20 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर दोबारा आप रिट दायर करें कि रीपोल किया जाए। नून लीग ने ये कहा, जब इमरान खान साहब ने ये कहा तो मरीम नवाज साहिबा की बड़ी ही लीथल ट्वीट है जो मेरे सामने है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सियाने बनने की ज़रूरत नहीं प्राइम मिनिस्टर को। एक तो पूरी रियासत की ताकत शेर के खौफ से एक ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करने के लिए झोंक देते हो, और फिर भी शिकस्त खा गए तो इलेक्शन कमीशन का अमला ही अगवा कर लिया। ये मुतालबा भी तुम अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर को कह रही हैं वो, मगर तुम्हारा पर्दा उठ चुका वोट शोर। ये भी इमरान खान साहब को उन्होंने इरशादात नवाजे हैं। इतना गंद हुआ इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के अंडर जो पंजाब की गवर्नमेंट चल रही है, जिसमें मेरे हिसाब से तो IG पंजाब से इस्तीफ़ा लेना चाहिए, कमिश्नर से इस्तीफ़ा लेना चाहिए, DC से इस्तीफ़ा लेना चाहिए, लेकिन एक इंक्वायरी अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बिठाई, जिससे लगता है कि तहरीक इंसाफ के हाथ साफ नहीं है। नौशीन इफ्तिखार जो कि PMLN की उम्मीदवार थी वहाँ की, उन्होंने क्या कहा पंजाब पुलिस के बारे में? वो पंजाब पुलिस जो इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं चेंज कर दूंगा, मैं 100 दिन में, 90 दिन में, 1 साल में इसका नेचर चेंज कर दूंगा, ये वो पुलिस नहीं रहेगी, आवाम को जवाबदेह होगी, आवाम की ताइब होगी,
उस पुलिस ने, इमरान खान साहब के पंजाब के सूबे की पुलिस ने कैंडिडेट के साथ ऑपोजिशन क्या किया, सुन लें ज़रा। अवाम पे डंडे बरसाए गए कि सिर्फ इस वजह से कि वो वोट कास्ट ना करें, और जहां पे टर्न आउट PMLN का ज्यादा था उसको रोकने के लिए DSP साहब जिन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया, मुझे डंडे मारे, मेरी चादरें खींची और लोगों को रोकने के लिए खुद वो इस मैदान में उतरे रहे, क्या उनका काम नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर और जो फायरिंग की रोकने की कोशिश करते? लेकिन फिरदौस अहवान साहबा ने आज एक नई लॉजिक दी है, और ऐसी लॉजिक है कि जो इससे पहले कभी किसी के सामने नहीं आई इस इलेक्शन को लेकर, जरा वो भी सुन लें। फॉर्म 45 जब तक आप ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन नहीं देते वो नहीं देख सकते। ये इख्तियार आरओ का है। ये इख्तियार अहसन इकबाल ने कैसे इस्तेमाल किया, और अताउल्लाह ताड़ड़ जो है वो नून लीगी उम्मीदवार के साथ मिल के अपने दर्जनों MPs के हमरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के इंटरव्यू कैसे करते रहे। ये सारा आरओ की मिली भगत से हुआ। आरओ खुद नून लीग का एक प्यादा है। नून लीग को हारता हुआ देखते हुए उसने ये साजिश तैयार की है। तो जो इलेक्शन कमीशन नून लीग की क़यादत के हाथों यरगमाल बन के वो रिजल्ट को रोकता है, तो वो बल्दियाती इलेक्शंस को साफ शफाफ सफाना कराने का किस तरह हल हो सकता है। एक आरओ ये है कि जिसकी बगल में बैठ के नून लीग दंदनाती फिरती है, नून लीग के गुंडे बदमाशी करते हैं, और अगर नोटिस आते हैं तो हुकूमत को आते हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने साला ये फ्रॉड किया है। ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने लगाया है। मेरे साथ हमारे अख्तर खान साहब, इफ्ता इस्माइल से इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, पहले तो आपसे ज़रा बात कर लेता हूँ मैं, ये बता दीजिए कि ये पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ तो ये कहकर आई थी कि धांधली के खिलाफ उनका मैंडेट है, धांधली के खिलाफ उन्होंने 122 दिन का धरना दिया। सबको छोड़ दे, धांधली अगर नून लीग ने भी कराई है, जो कि जिसके शवाहिद नहीं मिल रहे, मिली भगत लग रही है इंतज़ामिया की, और इंतज़ामिया तहरीक इंसाफ की है, इमरान खान साहब की है, पंजाब की गवर्नमेंट है उनकी, तो भी किस तरह ये हो गया, उनकी इंतज़ामिया के अंडर ये सब कुछ कैसे हो गया? आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान का वाइडर बड़ा इलेक्शन जो है वो किस तरह पुरअमन होगा, वो किस तरह नॉन कंट्रोवर्शियल होगा? अब तो फौज भी नहीं थी जो जिन पे इल्ज़ाम डाल देंगे जी उन्होंने फौज ने कुछ करा दिया, तो ये सिविलियंस के पास था, तहरीक इंसाफ के पास था। व्हाट अ शेम, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कामरान भाई, पहली बात तो ये कि आपने फ़ौज का जिक्र किया तो मुझे खुशी हुई है कि अब ये मानना शुरू हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये दायमी बदगुमानी कुछ कम होना शुरू हो गई है। गिलानी साहब ने कहा है जो PDM के न्यूट्रल रहेंगे सेनेट के इलेक्शन में, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है अभी सेनेट के इलेक्शन में। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इब्तदाई हमारी जो तहकीकात हैं उसमें हमें मालूम हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है। पहली बात तो ये है कि अब ये सियासी लड़ाई होगी, वरना तो बड़ा आसान था, ये कह देते हैं कुटपुतली है, साजिशी है, कहीं और से आया है। दूसरी बात, मैं काबिल एहतराम अपोजिशन और काबिल एहतराम हुकूमत से पूछता हूँ कि इन दो कत्लों का ज़िम्मेदार कौन है, और काबिल एहतराम पंजाब हुकूमत से पूछता हूँ और इंतज़ामिया से पूछता हूँ, पुलिस से पूछता हूँ जिसके गुल्लू बट्टों को इमरान खान साहब ने ख़त्म करना था, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स लानी थी, और इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ कि सब कुछ हो जाएगा। ये पानी में मधानी चलती रहेगी, रोंदू सियासत चलती रहेगी, मगर वो डस्का के दो जो मरे हैं, जो मैं हूँ, इरशाद भट्टी हूँ, जो आम आदमी मरा है, तो उनका कौन जिम्मेदार है? कोई है जो वो आगे बढ़ के कहे कि इन कत्लों का मैं जिम्मेदार हूँ? नंबर 3, इस पानी की मधानी में जाने से पहले ये जो जुमा है ये सब पे बड़ा भारी गुजरा है, सारे एक्सपोज हुए हैं। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन तीनों ने 2.5 साल में एक काम नहीं किया, कोई इंतखाबी इस्लाहत, कोई मिलकर बात करने की बात। ये कश्मीर पे इकट्ठे नहीं। भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, भट्टी साहब एक मेरा सवाल है, कहीं भी इकट्ठे नहीं। सर मेरा एक सवाल है आपसे, इस्लाहात जो हो भी जाएं, बड़ी अच्छी इस्लाहात हो जाएं, ये तो पहले ही इस्लाह हुई हुई है कि पोलिंग स्टेशन के आसपास जो है आपने स्लो पोलिंग नहीं होने देनी, खौफ और हरास का माहौल नहीं होना, और ये सारी जिम्मेदारी हम इसमें ऑपोजिशन को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सारी की सारी जिम्मेदारी इंतजामिया पे थी, पुलिस पे थी, कमिश्नर पे थी, डिप्टी कमिश्नर पे थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे थी, जो इमरान खान साहब का लगाया हुआ है। तो अब किस तरह इनको मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि इस गवर्नमेंट के अंडर जो इलेक्शन हुआ है उसमें बंदे भी मरे हैं, उसमें धींगा मुश्ती भी हुई है, उसके तो प्रेसिडेंटिंग अफसर भी अगवा हो गए हैं। सर ये बात ये है कि इस्लाह क्या होती है?
एक ज़ाब्ता इखलाक होता है। क्या होता है जब अपोजिशन और हुकूमत मिल के बैठती है, एक डेड लाइन, रेड लाइन डिक्लेयर करती है कि इससे आगे हम नहीं आएंगे, इससे ये यहाँ तक नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? बर वक्त इक़दाम करता है। हमसे बड़ा भारत है, वहाँ भी ये सारा कुछ होता है, लेकिन मजाल है उन्होंने मोदी को बैन कर दिया था, उन्होंने अमित शाह को बैन कर दिया था। हमारे 15-15 हज़ार जुर्माने होते हैं, 10-10 हज़ार जुर्माने होते हैं, वो तो मैं भी दे दूँ, जलसे से खिताब करूँ, जलसा करूँ, कंपेन करूँ, 15,000 जुर्माना दे लूँ। इसके अलावा क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी आपने कहानी सुनाई, प्रेसिडिंग अफसर्स का गायब होना, वोटों के थैलों का बाहर आना, मार धाड़, हाथापाई, फायरिंग, 2 हलाक जख्मी, पुलिस इंतजामिया के इलेक्शन कमीशन की ना सुनना, स्लो पॉइलिंग, ताखीर से रिजल्ट, और ये बाहर जो फुर्तियां दिखा रही थी, कोई थैला पकड़ के भाग रहा था, कोई मूवी बना रहा था, ये क्यों? अभी इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं, उसके बाद पूरे मुल्क के जनरल इंतखाबात हैं। 2 कत्लों के खुदा न खास्ता हिसाब लगाएं तो ये कितने बनते हैं? क्या मारना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? रेंजर नहीं आई ना, फौज नहीं आई ना, तो लग पता गया है ना, एक डस्के से लग पता गया है कि क्या होता है और क्या भाव बकता है। ये है टोटल इनकी मैनेजमेंट और टोटल। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। दूसरी बात ये जी, दूसरी बात, आखिरी बात जाते हुए करते जाइए। ये बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि ये भी ज़रूर आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। 2018 में 35 रुपये फ़ी किलो आटा था मेरी हुकूमत, मैं आपसे बताना चाहता हूँ 2018 में 35 रुपये फ़ी किलो आटा था। 2020 की बात कर रहा हूँ, अब तो आगे चला गया, 70 रुपये फ़ी किलो आटा हो गया है। 2018 में चीनी 55 रुपये थी, अब 100 से ऊपर है। 2018 में पेट्रोल 95 रुपये था, अब 111 हो गया है। खुदा के लिए एक तो वैसे मारते हो और दूसरा ऊपर से महंगाई से मारते हो, ऊपर से गैस नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। खुदा के लिए एंड दैट शोज द रिजल्ट के ऑपोजिशन जीती जो है, वो भी महंगाई की ड्राइव जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट उसके अंदर। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, जो फिरदौस एवान साहबा ने बात की, वो तो उन्होंने नई अपोजिशन जीती नहीं है, अपोजिशन कामरान भाई जीती नहीं, सारे एक्सपोज हुए हैं। नौशहरा में हुकूमत आ रही है और वजीराबाद में 40,000 की लीड कम होकर 4,000 रह गई है नून लीग की, और इधर भी रिजल्ट नेक टू नेक के, जो 40,000 की सीट थी, और करम में मौलाना साहब हारे हैं अपनी सीट। सारों के लिए आई ओपनर है ये। ठीक है जी, सबके लिए आई ओपनर है। मिफ्ता साहब आपके लिए भी आई ओपनर है, जो फिरदौस एवान साहबा ने कहा है। मुझे तो आज पता चला कि आप तो इतने घुनी लोग हैं कि आप लोगों ने आरओ को साथ मिलाया हुआ था, और ये सारा ड्रामा आपने किया जिसमें आपने आरओ को मिला के साथ 20 प्रेसिडिंग ऑफिसर को अगवा करवा के तो सारा मुद्दा जो है हुकूमत में डाल दिया। भाईजान, आप पे पहले करप्शन के इल्ज़ाम थे, फिर आप पे इकॉनमी तबाह करने का इल्ज़ाम था, कर्जे का इल्ज़ाम था, चमन उजाड़ दिया। अब आप लोग चीटर भी हैं, ऑपोजिशन में बैठ के भी चीटिंग की है आपने। बड़ा अफसोस हुआ भैया तो मुझे सुन के। शुक्रिया कामरान भाई, आप मुझे पता है कि पीटीआई पे इस वक्त तंज़ी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा के इस किस्म का झूठा, बेबुनियाद और घटिया, मैं कहूँगा, बयान देना नहीं चाहिए, जिसमें बेचारे आरओ को भी उन्होंने बुरा भला कह दिया और लोगों को बुरा भला कह दिया। मतलब इस किस्म का झूठ ढटाई के साथ नहीं बोलना चाहिए किसी हुकूमत के वज़ीर को। अब आप देखें कि पीटीआई जो बात करती थी शफाफ इलेक्शन की, और सिर्फ बात ही करती है माशाल्लाह से, उसने पहले उस्मान बुज़दार को रिज़ाइन करवाया कुछ दिनों के लिए। ईसीबी ने कहा मिनिस्टर नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अगर उस्मान बुज़दार कुछ दिनों को, सॉरी उस्मान डार कुछ दिनों के लिए रिज़ाइन कर रहा है, वापस मिनिस्टर बनेगा, तो कोई इन्फ्लुएंस तो है। ठीक है, उस्मान डार जी, वो कुछ दिनों के लिए छोड़ा। अब ये बताएं कि ईसीबी को, मैं कहता हूँ उसको कह देना चाहिए कि आप ये बना नहीं सकते। जैसे मतलब आप नहीं उस्मान डार की मैंने कर ली उस्मान। अच्छा अब गुजारिश ये है कि उस्मान डार के आपने कुछ दिन के लिए कराया। उस्मान डार साहब ने कहा कि मैं 4 घंटे एक पोलिंग स्टेशन में बैठा रहा हूँ। आपने टेप देखी है जिसके अंदर ये मेरे ख्याल से अली अमजद मल्ली साहब हैं, जिनके जो साथ खड़े हुए हैं, इनके साथ जो खड़ा हुआ है शख्स, वो फायरिंग कर रहा है। आपने टेप देखी है जहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं आई पीटीआई, और साथ कह रहे हैं यहाँ पोलिंग नहीं होने देंगे। आपने टेप देखी है कि जहाँ पे पुलिस ने 4-4 घंटे तक बंद रखा है, हमारी बहन नौशीन इफ्तिखार जो है वो गेट पर मार रही है, और ख़वातीन कह रही हैं कि हमको आने दो, वोट देने दो। इन्होंने वोट सप्रेशन करा है मेरे। और ये बात जो है ना, इरशाद भट्टी ने वो सेकंड वाली बात करी है, वो सारी बात उसने बता दी है। ये जो वोट था ना, ये सिर्फ, ये देखें मैं आपको बताऊँ, ये वोट दिया सिर्फ लोगों ने आटे के ख़िलाफ़, चीनी की कीमतों के ख़िलाफ़। ये सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। ये जो है, ये पीटीआई, हमारी जीत हुई ये नहीं है, पीटीआई की शिकस्त ज़रूर हुई है।
और ये कहना है कि हमारी 40,000 की लीड 4,000 पे आ गई है, ये बात दुरुस्त नहीं है। पीटीआई के 2 लोग लड़ रहे थे, पहले वो एक और जो साथ थे वो मिल गए थे। लेकिन बहरहाल देखिए, इस किस्म की चोरी पीटीआई ने करी है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे बाद हमको ऐसी दिन दहाड़े चोरी नज़र आई है। अब आप रिफॉर्म की बात करते हैं तो क्या रिफॉर्म में कहीं कानून में ऑलरेडी नहीं है कि आपको आरओ को एबडक्ट नहीं करना चाहिए? लेकिन मिफ्ता साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो क्या रिफॉर्म ले आते हैं ऑफर की है, मेरी बात सुनिए, हल्कों में दोबारा रीपोलिंग कराने का मसला क्या है उसमें? सर वो ये है कि एक चोर आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसने कहा अच्छा यार, वो मैं जो इस वक्त ऊपर जो मेरा मैं जो माल ऑलरेडी निकाल गया हूँ, जो एक ट्रक चला गया वो कोई बात नहीं, जो ट्रक पकड़ा गया वो ले लो वापस। ओ भाई नहीं, हम आपको सज़ा भी देंगे और जो ट्रक वापस लेके गए वो भी करेंगे। जिन पोलिंग स्टेशन में उस्मान डार साहब 4 घंटे बैठे रहे, उस पोलिंग स्टेशन का हम क्यों रिजल्ट माने? जिस पोलिंग, ये तो अगर इनको आप ये करने देंगे तो ये लोकल इलेक्शन में तो पता नहीं क्या करेंगे लोकल बॉडीज़ के। जिस पोलिंग स्टेशन का 5 घंटे तक आपने बंद कराया और मुस्लिम लीग नून के एरिया में था, वहाँ पर हमारा वोट सप्रेस कराए, हम उसकी बात क्यों माने? जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मल्ली साहब ने फायरिंग करवाई और हमारी खवातीन को डरा के घर भेजा है वापस, उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हम क्यों माने? मतलब इस किस्म की आप चोरी करें और फिर ऊपर से सीना जोरी करें और फिर ऊपर से आप ये नैरेटिव करते हैं कि इमरान खान को तो पता ही नहीं थी, इमरान खान तो भोला है, वो तो उस्मान बुज़दार ने कर दिया, इमरान खान तो अच्छी हुकूमत चाहता है। ये वो आदमी है जिसके बारे में जहांगीर तरीन ने खुद कहा था कि ये झूठ बोल रहे थे, कोई 13 में बेईमानी नहीं हुई थी, वो तो ऐसे ही बहाना था, हम तो 13 हज़ार वोट लेते थे, 80 हज़ार वोट लोग आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को उन्होंने दिया है, सारी आपकी जिंदगी लीडरशिप जो है वो इस इलेक्शन को लेकर झूठा भी कह रही है, चोर भी कह रही है। यार ये एक इलेक्शन में इतना बड़ा फतवा आपने कर दिया, इमरान खान ने क्या चोरी की है भाई? मेरी बात सुने, वोट किसने चोरी करे? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे बता दीजिए कि कामरान भाई आपके प्रोग्राम पे पीटीआई के बतेरे लीडरों ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने चोरी करी थी, उसको चोर के दावे लगाते थे ना कि हमने 27 अरब रुपए में जो बीआरटी बनाई थी वो चोरी करी थी। ये आपके प्रोग्राम में कहा गया है। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ सर कि जो बीआरटी पेशावर में बनाई है, सेम लेंथ की बनाई है, सेम लेंथ की, ठीक है, 29 किलोमीटर ये, 29 किलोमीटर वो है। जो पेशावर में बनाई है वो 105 अरब में बनी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो 90 अरब में बनी है, चलो 90 मान लेते हैं। 27 अरब से 90 अरब के ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, कहाँ गए? ये आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल आ गया। मैं जाऊंगा हुकूमत की तरफ। वहीं अख्तर खान साहब, डस्का के इलेक्शन ने जो है वो इस हद तक जो है वो हुकूमत को एम्बेरस किया कि अब लोग इमरान खान साहब को चोर कह रहे हैं, मरियम नवाज भी कह रही हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं। और आज जरा मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप भी सुन लीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनवाएं जी। जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना था, उन्होंने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अमले को वोट चोरों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। जो धांधली की पैदावार है, जो धांधली का सरदार है, जो धांधली का पैरोकार है, इमरान साहब खामोश रहे। 14 फॉर्म्स में रद्दो बदल है। इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरखास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है, क्यों करा लें 20 पे? बाकी आप 340 पे फायरिंग करें, 340 पे जाने लें, 340 पे बदमाशी करें, 340 पे गुंडागर्दी करें, 340 पे रियासती दहशतगर्दी करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का, क्योंकि आपने उनको किडनैप किया, क्योंकि आपने उन फॉर्म्स पे रद्दो बदल किया। हुमायूं साहब, इन योर ओन ओपिनियन, इज इट एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का में जो कुछ हुआ और जो सुनने को मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को चोर कह रही है ऑपोजिशन इस बात पे? मैं अपनी जरा थोड़े इत्मीनान से, अगर सारे साथी मेरी गुफ्तगू सुन ले, मुझे मौका दे रहे हैं कामरान, शायद सर आपको पूरा मौका है। मैंने 6 इलेक्शन लड़े हैं एक्चुअल फील्ड में, ओके, और मुझे अंदर बार ये पता है, मुझे अंदर बार पता है कि पीएमएलएन टैक्टिक्स क्या होती हैं इलेक्शनों में। सबसे पहले अंडर सेक्शन 92 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 जब रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाता है, मैं चार्जेस पे भी आता हूँ, तो वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस करना पड़ता है, वो रोका नहीं जा सकता। नंबर 1, ये रिजल्ट कंसोलिडेट हो गया था, ये अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ? दोनों साइडों की तरफ से सीरियस चार्जेस हैं। और कामरान भाई, मैंने 6 इलेक्शन लड़े हैं, जनरल इलेक्शन में लड़े हैं, बाय इलेक्शन भी लड़े हैं। ये कोई नई बात नहीं, पता नहीं ऐसी अनोखी बात क्या बताई जा रही है कि वोटिंग स्लो कराई जा रही है। हम हर जगह पोलिंग हल्के में दौड़ते हैं कि फलां पोलिंग स्टेशन में जी लड़ाई हो गई है वोटिंग स्लो कराने के लिए, फलां पोलिंग स्टेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका साथ दे रही है, फलां पोलिंग स्टेशन का मादरत के साथ प्रिजाइडिंग अफसर बिके हुए हैं। ये तो एक स्टैंडर्ड चीजें नहीं होनी चाहिए।
लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शनों में ये होती हैं, बताया ये जा रहा है। एक अनफॉर्चुनेटली भट्टी साहब ने बात की, जो 2 घराने जिनके नौजवान बच्चे कत्ल हुए हैं, उनका कातिल जो चार्ज है वो PMLN का आदमी है, वो बेल बिफोर अरेस्ट कराए फिर रहा है। आप कह हमें रहे हैं, दोनों साइडों की तरफ से इस वक्त इल्जाम तराशी है। अब एक सेक्शन 9 है इलेक्शन का, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन अपने को ट्रिब्यूनल का दर्जा दे के ट्रायल कोर्ट का, ये जो इल्जामात होते हैं ये सिर्फ ट्रायल कोर्ट, जो कि इलेक्शन कमीशन अभी जो वो कर रहा है, वो उसको ट्रिब्यूनल का दर्जा है, उसमें शवायद पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं, इसमें जरा होगी, उसमें वकील सर मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, करेंगे। एक सवाल पूछ लूं, मेरी थॉट टूट जाएगी कामरान, 2 जी मिनट जी प्लीज कर लें आप। ये इलेक्शन कमीशन में, ट्रिब्यूनल में ये इल्जामात सब इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ना किसी लीगल सोच रखता हूं, द रिजल्ट शुड बी अनाउंस्ड, इट कैन नॉट बी विदहेल्ड। अगर इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल हेयरिंग्स करना चाहता है, उसके पास 60 दिन हैं वो हेयरिंग्स करने के, 60 दिन। अगर 60 दिन में वो नहीं कर सकेगा, जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो एक्चुअल रिजल्ट होगा। इसको किसी तरीके से चलें, हुआ ये है एक्चुअल, इतनी जो परेशानी है, मैं आखिरी पॉइंट आपको बताऊं, इतनी जो परेशानी है वो ये है कि 33,000 का एक MPA का हल्का था वजीराबाद का, वो 4,000 की लीड रह गई है। इधर 40,000 की लीड थी NA 75 में, जो अब हमारे रिजल्ट के मुताबिक हम आगे हैं और हम ये हल्का जीत चुके हैं। हो ये रहा है कि सेंट्रल पंजाब, जो कि गढ़ समझा जाता था PMLN का, वो चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। और इस वजह से इतनी बेचैनी है, और एक हल्के को आपने जो जानी नुकसान हुआ है वो दुआ गो है उन फैमिली। राइट सर, आपका ये पॉइंट आ गया। अब मेरे आपसे 2 चीजें, परेशानी इस बात पे हमारे भाई कि आपने जो मुझे लॉजिक दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बड़े वेटरन पॉलिटिशियन हैं, आपने पॉलिटिक्स को अंदर और बाहर से देखा है, बेताशा इलेक्शन आपने लड़े हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज जब आप तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुझे ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में ये धांधली हो रही है, इंतजामिया के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेटर लिख के इल्ज़ाम लगा रहा है कि IG पंजाब से लेकर कमिश्नर तक जो है उन्होंने कोई हरकत नहीं की, कोई बरकत नहीं की, तो आप मुझे कह रहे हैं कि ये पहले होता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे कोई चोरी का इल्ज़ाम लगेगा तो आप मुझे कहेंगे जी नवाज शरीफ भी तो चोर था। तो ये तो बहुत ही अजीब है। सर एक मिनट, डिफेंस ये है कि क्योंकि पहले भी, तो फिर आपने क्या किया, फिर आप रिजाइन करें, घर जाए। अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ नवाज शरीफ है सर, भाई साहब, अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ नवाज शरीफ हैं तो फिर आप चेंज का दावा और जो आप चेंज कर देंगे स्टेटस को, ये तो सर सब बातें शैम होगी ना सर। कामरान, एक इल्जाम से एक चीज साबित नहीं होती। इल्जाम तराशी तो सियासत में लेफ्ट राइट सेंटर हो रही होती है। इस मुल्क में कवानीन है, इस मुल्क में अदालतें हैं। उस ट्रायल के तहत, एक समरी ट्रायल के तहत एक इल्जाम को आपको साबित, मुझे सर एक सवाल बताएं, एक सवाल का जवाब दें भाई साहब। जब आप ही के अपॉइंट करदा इलेक्शन कमिश्नर ने इल्जाम लगाया, लिख के लगाया, ये भी कभी पहले नहीं हुआ। मैं नून लीग के इल्जामात में नहीं जा रहा, वो तो प्रोपेगेंडा ही करेंगे आपके खिलाफ और आप उनके खिलाफ करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो हैपेंस टू बी अ न्यूट्रल बॉडी एंड इज बीन सिलेक्टेड बाय यू, बाय योर गवर्नमेंट, वो जब कह रहा है कि IG पंजाब जो है उसने ताउन नहीं किया, कमिश्नर ने ताउन नहीं किया, इतनी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, आप भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूं, भट्टी साहब भी रो रहे हैं, 2 बंदे मर गए, स्लो पोलिंग हो गई और वहां पे पुलिस तमाशाई बनी हुई थी और IG पंजाब फोन नहीं उठा रहा, कमिश्नर फोन नहीं उठा रहा। इमरान सर, मेरा सवाल सुन लें, इमरान खान साहब की अगर नीयत साफ है इस इलेक्शन को लेके, उन्होंने आज की डेट तक इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई कि पूछा जाए IG पंजाब से, पूछा जाए DC से, पूछा जाए कमिश्नर से कि वहां हुआ क्या। दैट शोज के आपकी दाल में काला है, आप उस पर इंक्वायरी नहीं बिठा रहे। ब्रॉड शीट जो मरा हुआ घोड़ा है उस पर आप इंक्वायरी बिठा रहे हैं। I respectfully have a different opinion, कामरान भाई। Okay. चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बड़ा ओहदा है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह से अगर हर्फ आ जाए, इवन दैट हैज टू बी प्रूवन इन अ समरी ट्रायल कोर्ट। ओके, दैट्स नॉट द हर्फ आखिर। अगर आपको ये मालूम है कि इलेक्शन कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है, आईनी जुरिस्डिक्शन, उसमें इलेक्शन के मामलात में इट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। उसमें इमरान खान साहब इस वक्त किसी किस्म की, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं जी, मैं पॉइंट मेक कर लूं। ये लोगों, आप लोगों को ये शायद थोड़ी बहुत जो मेरी नाकस सी नॉलेज है मदद करेगा। ये इलेक्शन कमीशन अभी खुद फैसला करेगा। मैंने तो कहा है कि सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास, सर आपका ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साफ शफाफ। कामरान भाई, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता,
That too is simply an appellate body right now. तो सर इसका आप ये कह रहे हैं कि 2 बंदे कत्ल हुए और पुलिस वह तमाशाई बन के देखती रही, वो भी इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करेगा। तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो अभी आपकी फिरदौस अहवान ने, सर मेरी बात तो सुन लें, इलेक्शन कमिश्नर को तो फिरदौस अहवान ने कह दिया कि वो यरगमाल बनी हुई नून लीग की, वो क्या इंक्वायरी करेगा? वो तो आपने उसको डिस्क्रेडिट कर दिया। लेकिन चले मिफ्ता इस्माइल साहब, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊंगा। एक बात, जो बंदे कत्ल हुए अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो इंक्वायरी तो ऑब्वियसली पंजाब ने करनी है, लेकिन जो इलेक्शन धांधली के इल्जामात है वो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन। राइट, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मैं कमिश्नर्स की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। बहरहाल आगे चलते हैं जी। मिफ्ता साहब, आप कातिल हैं, 2 बंदे भी आपने कत्ल किए, पीटीआई के PMLN के, आपका बंदा जमानत पे फिर रहा है। आपकी जो आप घबराए हुए इसलिए हैं बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुमायूं साहब के कि आपकी लीड कम हुई है, आप यहाँ पे भी लीड कम हुई है, वजीराबाद में भी लीड कम हुई है, आपका नैरेटिव पिट रहा है। जी, हर जगह जो है वो पीटीआई की कामयाबी है। नौशहरा में इनकी कामयाबी हुई, वो तो इत्तेफाक है कि लियाकत खट्टक इस तरफ चला गया, वरना तो इमरान खान की गवर्नेंस तो अच्छी है ना। देखें ना, आज आपको चीनी सस्ती मिल रही है नवाज शरीफ के दौर से, आज आपको आटा सस्ता मिल रहा है, आज आपको बिजली सस्ती मिल रही है, आज आपको वाफर गैस मिल रही है, सस्ती मिल रही है, आज आपको अद्वियात सस्ती मिल रही हैं, नौकरियों का यहाँ पे तूफान लगा हुआ है। डस्का के अंदर आपको पता है कि अमेरिका से लोग आके नौकरियाँ कर रहे हैं, वजीराबाद में कनाडा से आके लोग नौकरियाँ कर रहे हैं। आप यहां पे देखें कि मतलब यहां पे तो पावर्टी खत्म हो गई है, लंगर खाने खाली पड़े हैं। आपका मार्जिन तो कम हुआ है ना, तो क्या तरक्की लेके इमरान खान का जादू चला है ना। इलेक्शन तो ऐसे शफाफ इलेक्शन हुए हैं कि सिर्फ देखें ना, वो 20 पोलिंग एजेंट्स जो थे वो सिर्फ फॉग में खो गए थे। अब धुंध का तो इमरान खान कुछ नहीं कर सकता ना, और उनकी व्हाट्सएप इसलिए बंद हो गए थे कि बैटरी चार्ज नहीं थी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब अगली बैटरी भी ज्यादा चार्ज करके हुकूमत। पॉइंट आ गया जी आपका, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। शर्म किस बात पे आनी चाहिए भाई? आपने तो चुकन्ना ही कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी सी गुजारिश करूं कि ये मुझे बताएं कि खान साहब की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत आने से क्या पाकिस्तान बेहतर हुआ है? कि किसी पाकिस्तानी के हालत अच्छे हुए हैं? ये हर पाकिस्तानी। चलिए, एक लंबी डिबेट है आज इसके ऊपर मैं डिबेटिंग कर, मैं एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद एक बाजार लगा हुआ है, एक मंडी लगी हुई है सेनेट की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है ना, अगर आप उसको मेरे एंगल से व्यूज़ देखने की कोशिश करें कि प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं ना कि ये मंडी लगी हुई है और मेरे लोग जो हैं उनको ख़रीदने के लिए तैयार हुए हुए हैं, ऑपोजिशन वाले जो है, इसको अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की नॉन करप्ट साफ शफाफ तहरीक इंसाफ के लोग बिकने को तैयार हैं। सबसे बड़ा सवाल तो लीडरशिप पे है कि भाई अगर आप अपनी पार्टी में से गंद साफ नहीं कर पाए, अगर आपको अपनी पार्टी पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आपके पार्टी के लोग बिकने को तैयार हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के आगे बकौल आपके, तो क्या खाक इस पार्टी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी में, पॉलिटिकल ग्रोथ में? क्या किया इसने? ये ज़रा पूछेंगे ज़रूर आके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की घबराहट समझ से बाहर है। इतना बड़ा लीडर, साफ शफाफ क्रेडिबल लीडर, वो अपनी पार्टी का गंद नहीं साफ कर पा रहा, इतना इनसिक्योर है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा सदारती रेफरेंस दिया है, एक ऐसी बात की है जो बिल्कुल गैर दस्तूरी और गैर कानूनी और गैर आईनी है। एक ब्रेक लूँगा जी। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुने, उनके दिल का दर्द सुने और अपने ही लोगों के ऊपर उनका नो कॉन्फिडेंस सुने, जरा सुनवाएं। सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, मंडी लगी हुई है, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। अब बताइए कौन सी जमहूरियत है? कौम एक फैसला कुन वक्त पे खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू और इनके साथ जो इनका माफिया है। इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। हैरानकुन बात तो है, डाकू और माफिया वाले जो इलेक्शन जीते जा रहे हैं और जो साफ शफाफ लोग हैं उनका समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। भट्टी साहब, ये प्राइम मिनिस्टर का नो कॉन्फिडेंस अपनी पार्टी के ऊपर ही है, और सवाल फिर ये भरता है कि ऑब्वियसली हफीज़ शेख को, जिनको बहुत से लोग IMF का नुमाइंदा समझते हैं और अवाम में खासे अनपॉपुलर है वो बादिल नज़र में, तो ये अगर इलेक्शन हार भी जाएंगे हफीज़ शेख साहब, तो ये इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा, हफीज़ शेख के खिलाफ होगा। क्या ख्याल है आपका? पहली बात तो ये है कि एक हमेशा से बात करते हैं और इस आपके शो में भी बड़ी दफ़ा डिस्कस हुई है कि हमारा सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो इखलाकियात का है। इस मुल्क में इखलाकी कदरों का असूल, मंतक और इखलाकियात का ना होना कभी किसी दुनिया में, किसी मुल्क में, किसी सियासतदान ने की बुनियाद ऐसी हुआ है कि उसकी बुनियाद ना हो असूल, मंतक और इखलाकियात। हमारे यहाँ है ही कोई नहीं। अब एक तरफ यही सेनेट है और जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ की ज़रूरत पड़ गई है, जहांगीर तरीन साहब से की दोस्तियां याद आ गई हैं। जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन साहब पर पहले FIRs थी,
शुगर कमीशन में थे, करोड़ों के अरबों के घपलों की बात हो रही थी। और इमरान खान साहब खुद दुख से कह रहे थे कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब जहांगीर तरीन का मैंने नाम शुगर में देखा और ये सारा देखा। वो कहाँ गए शुगर कमीशन रिपोर्ट, ECC, काबीना, वज़ीर आज़म, असद उमर, साईं उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन, शुगर जहांगीर तरीन साहब के मामू शमीम, और उसके अलावा आशम जवां बख्त, खुसरू बख्तियार और सारे शुगर। बिल्कुल सही सर, अब्दुल हफीज शेख भी आ जाए, वो तो एक अनपॉपुलर कैंडिडेट नहीं है पार्टी के सर। नहीं, एक सुन लीजिएगा बस, एक मिनट और सुन लीजिएगा। और कहाँ गया मेरा किसान, रुलता हुआ किसान जिसकी कोई पुरसाने हाल नहीं, और वो रज़ाक दाऊद साहब सारे। दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, अपने मतायत के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे और अब सेनेटर फिर बनने लगे हैं। राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, जरदारी साहब सारे पीछे हैं। कल काला कोट पहनकर नवाज शरीफ साहब इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे और इनको कहते थे उतरो सीट से, इनको कहते थे आप रियासत के वफादार हो या जरदारी साहब के वफादार हो। हमें बताते थे ये, बाद में बताते रहे ये तुर्क खातून अव्वल का हार लेकर घर चले गए हैं। हमें बताते रहे कि ये मुबैना तौर पर एफिडेविट केस, ट्रैक्टर किसान को मिला उस पर भी रिश्वत, आज वो भी प्यारे हो गए। जहाँ तक आपकी आखिरी बात है हफीज़ शेख साहब हारते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हारेंगे। मुझे आप जहांगीर तरीन साहब आ गए हैं कैंप में, मुझे लगता है वो जीत जाएंगे। अगर हारते हैं तो ये इमरान हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। ये ऐसे ही होगा जैसे हुकूमत बजट में हार जाती है, और इसके बाद इमरान खान साहब के पास 3 ऑप्शन होंगे, या असम्बलियाँ तोड़ें, या रिज़ाइन करें, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। सर पॉइंट आ गया आपका। हमारी अख्तर साहब, ये मंडी लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मंडी किसने लगाई है आपके लोगों को खरीदने के लिए? कामरान शायद मैंने पिछले 30 साल में बेशुमार इलेक्शन देखे हैं, हर 3 साल बाद एक सेनेट का, हर इलेक्शन में बिल्कुल यही होता है। आया ये अच्छी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है, हम सिटिंग गवर्नमेंट है, हमें फायदा है इस सेनेट इलेक्शन के सीक्रेट बैलेट होने का, हमें फायदा है इसका। हम फिर भी कह रहे हैं कि आइए जिसका जो हक बनता है, जो एक्चुअल सही मानों में आइन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जिक्र है। देखिए, अगर आइन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि किसी पार्टी की सूबाई हुकूमत में जो सीटें हैं उससे अगर ज्यादा मिल गई तो 100% उस पार्टी ने धांधली की है ना, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो ना हुई। हम कह रहे हैं कि इसको ओपन करें ताकि जो आइन कहता है सर, कि ये आपको इससे फायदा नहीं है हुमायूं साहब, इसमें आपको फायदा इसलिए नहीं है कि हफीज शेख जो है तो बड़े अनपॉपुलर कैंडिडेट है इवन अमंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1, और इसलिए लगता है कि उनको वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए खुफिया रखने की आप कह रहे हैं कि ओपन किया जाए। दूसरा, आपने अभी देख लिया केपी में कल प्राइम मिनिस्टर गए थे, इतना अनपॉपुलर वोट चल रहा है इस वक्त कि 14 MNAs बुलाने के बावजूद नहीं आए, केपी के 8 MPs नहीं आए, इसलिए आप चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ भी है तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो है वो जो है आपने क्यों नहीं करप्शन को साफ किया कि ये लोग क्यों बिकने को तैयार है आगे? और जो वहां बैठे हुए थे किसी ने प्राइम मिनिस्टर से कोई सवाल नहीं किया। सही, किसी को सवाल नहीं किया। मेरी गुजारिश सुने कि ये मैं ये नहीं कह रहा कि PTI का हर मेंबर जो है वो बिल्कुल ही नेक और पारसा है, मेरी दुआ तो यही है। लेकिन PTI इस प्लेटफॉर्म पे आई है कि वो इस मुल्क में साफ शफाफ निज़ाम लाएगी, साफ शफाफ, और हमारी ये जद्दोजहद और कोशिश है। आपका ख्याल है कि ये लोग सिर्फ PTI साहब एक बात ऑनेस्टी से बतानी है, मुझे पता है बड़े ऑनेस्ट आदमी है। ये जो अब सेनेट का नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसमें आप लोगों ने जोड़ तोड़ नहीं किया था, उसमें आपने खुफिया राय शुमारी का डिसएडवांटेज लिया था। उस वक्त इमरान खान साहब का कहा शफाफ और साफ सुथरी का नैरेटिव चल रहा था जब आप, और उससे पहले आपने नून लीग के साथ मिलकर आपने नून लीग के साथ मिलकर जो सेनेट का चेयरमैन लगवाया था, सॉरी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जबकि नून लीग की अक्सरियत थी, उसमें क्या हुआ था? तो आपका तो अपना कैरियर जो है बड़ा ही शानदार दागदार माजी है सेनेट के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर का। अब एक अचानक क्या हुआ क्योंकि अब आपकी पार्टी सपोर्ट नहीं करी हफीज शेख को, तो कैंडिडेट चेंज कर देते हैं। कामरान शायद इट्स नेवर टू लेट, सो यू कैंट ब्लेम द प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने अब कहा है कि आइए हम इसको तब्दील करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मिफ्ता साहब इट्स नेवर टू लेट। सर वक्त की किल्लत है, बिल्कुल ठीक है सर। चार्टर डेमोक्रेसी में 3 हरफ भेजेंगे, वो तो ऑपोजिशन का आपका क्या ताल्लुक उससे गवर्नमेंट का। मिफ्ता साहब, आप अगर ये इलेक्शन जीत गए यूसुफ रज़ा गिलानी का, इसका मतलब ये कि आप इस मंडी के सबसे बड़े सौदागर हैं जिन्होंने करप्शन के जरिए PTI के बंदों को तोड़ा है। शुड बी इंटरप्रेटेड दिस वे मिफ्ता साहब? देखिए,
देखिए कामरान भाई, हमने पंजाब से सिर्फ 3 MNAs को अपने सेनेटर्स को जनरल सीट पे टिकट दिए। मुस्लिम लीग नून ने परवेज़ रशीद को दी थी, मुशाहिदुल्लाह भाई को दी थी, जिनका इंतकाल हो गया। परवेज़ रशीद जिसको इन्होंने आज ट्राइब्यूनल ने वो कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, और तीसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हमने 3 लोगों को दी थी। एक हमने टेक्नोक्रेट दी थी जो तारड़ साहब थे, और एक खातून थी जो सादिया अब्बासी थी। हमने अगर खुदा न खास्ता किसी को ख़रीदो फ़रोख्त करनी थी तो हम एक सीट ज़्यादा रख लेते। मैं आपको कसम से बता रहा हूँ कि जब 18 के इलेक्शन हो रहे थे सेनेट के बलूचिस्तान में, मैं मियां नवाज शरीफ के साथ बैठा था, अब्बासी साहब थे और ख्वाजा साद रफ़ीक थे। हमको उस वक्त पता थी कि ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, लेकिन हमने नहीं करी। और आपने ये पता है कि सेनेट के अंदर चेयरमैनशिप के इलेक्शन में क्या करा है खान साहब ने। मसला ये है कि देखें, हुमायूं अख्तर साहब ने सही बात करी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन वो जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़वातीन के सीट्स के लिए। मेरा सवाल ये है कि सर आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं, उसको छोड़ दें आप इनकी बात को। मेरा सवाल है ना सर मुफ्ता भाई, नहीं कर रहे सर, नहीं कर सर, तो फिर तो आप हारेंगे। फिर तो आप हारेंगे ना। देखें अगर आप हारेंगे सर नहीं सर, मैं देखें मैं आमिर लियाकत साहब खुद कह चुके हैं कि वो वोट नहीं देंगे हफीज़ शेख साहब को। ठीक है, मैं ईमान से बता रहा हूँ, मैं आपको मुगालता नहीं कर रहा हूँ। मैं कम से कम 3 MNAs का नाम सुन चुका हूँ साउथ पंजाब से PTI के, और एक नॉर्थ पंजाब से जिनको वोट नहीं देना है हफीज़ शेख को। मैं नाम नहीं डिक्लेयर। तो आप कह रहे हैं कि ज़मीर जिंदा हुए में। एक ब्रेक लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर का जो दुख है इस मामले को लेकर, और वो दुख जो है वो किस पैराहे में और किस कॉल और किस उसमें EDM में आता है। एक ब्रेक के बाद बताते हैं आप। प्राइम मिनिस्टर को धड़का लगा अपने बंदों के टूटने का। वो नूरजहां साहिबा का बड़ा ज़बरदस्त गाना है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। वो याद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पार्टी ने भी इस तरह लोगों को तोड़ा हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में। तो उनको याद आ गया कि वो ये काम बड़ा खूबी कर चुके हैं, उनकी पार्टी कर चुकी है, तो उनके साथ अब की दफ़ा हाथ ना हो जाए। ये इल्ज़ाम है, इसका सबूत तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।